हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ए यानी फिल इन द ब्लैंक्स है ये क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वैद्युत धारा डॉट डॉट राशि है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ डॉट डॉट क्वांटिटी। तो आपको बताना है कि वैद्युत धारा कैसी राशि होती है आखिर। तो आप सभी को पता होगा कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, यानी कि इसको कहते हैं आप स्केलर क्वांटिटी, और हिंदी में इसे कहेंगे अदिश राशि। ठीक है, अगर बात करें विद्युत धारा की तो ये एक अदिश राशि है और स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो ये आखिर अदिश क्यों है, ये आप सभी जानते होंगे कि जो सदिश राशियां होती हैं वो सदिशों के योग नियम का पालन करती हैं। जैसे कि आपने वेक्टर का ट्रायंगुलर एडिशन, त्रिभुज नियम पढ़ा होगा, बहुभुज नियम यानी पॉलीगन लॉ पढ़ा होगा, उसके अलावा समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा। तो सदिशों को जब भी हम जोड़ते हैं तो इन नियमों की हम सहायता लेते हैं, यानी सदिशों को जोड़ने के रूल अलग होते हैं। जबकि जो अदिश राशियां होती हैं वो सामान्य बीजगणितीय नियमों का पालन करती हैं। तो देखा क्या गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो आपकी वैद्युत धारा है, वो सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती है, बल्कि ये आपके सामान्य बीजगणितीय योग नियमों का पालन करती है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत धारा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का SI मात्रक डॉट डॉट है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज डॉट डॉट। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होगा। तो रेजिस्टेंस का मात्रक आप सभी जानते होंगे, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साइमन डॉट डॉट का मात्रक है। साइमन इज द यूनिट ऑफ डॉट डॉट। ठीक है, तो आपको बताना है कि साइमन किसका मात्रक है। तो ये साइमन नाम का जो आपका यूनिट है ये होता है वैद्युत चालकता का, यानी कि साइमन वैद्युत चालकता का मात्रक है, यानी ये कंडक्टेंस की यूनिट है। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं इसे वैद्युत चालकता, या फिर आप सिंपली इसे यहां पर चालकता भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में इसे कहेंगे आप कंडक्टेंस। ठीक है, तो जो साइमन है वो आपका कंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक है, तो अब बात करें कि ये किसके नाम पर रखा गया था। तो अर्नेस्ट वर्नर वॉन साइमन्स के नाम पर इस मात्रक का नाम रखा गया था। उनके जो नाम का अंतिम जो आप अक्षर देखें तो उसमें लिखा है साइमन। ठीक है, अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक डॉट डॉट होता है। एल्यूमिनियम हैज डॉट डॉट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अगर प्रतिरोध ताप गुणांक की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या है, सबसे पहले तो वो देखना पड़ेगा आपको। एल्यूमिनियम एक मेटल यानी कि धातु है, और धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो धनात्मक होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसे कहते हैं हम कि ताप के साथ साथ प्रतिरोध कैसा हो रहा है, धनात्मक है। तो ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो मेटल्स के केस में हमेशा यही कंडीशन होती है, और इसलिए उनका प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है वो होता है धनात्मक। तो आप कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है, धनात्मक। तो यानी इसे लिखेंगे पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग डॉट डॉट ज्ञात करने में किया जाता है। अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन डॉट डॉट। तो आप सभी ने अगर व्हीटस्टोन सेतु का प्रिंसिपल पढ़ा है, उसके एप्लीकेशन पढ़ा है, तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग हम प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं। यानी कि अगर आपको कोई अज्ञात प्रतिरोध आपके पास है तो उसका मान आप इस व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरचॉफ का प्रथम नियम डॉट डॉट संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डॉट डॉट। तो किरचॉफ का प्रथम नियम सबसे पहले वो जानिए आप क्या कहता है वो नियम। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई सर्किट है, ठीक है, कोई परिपथ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसमें कोई जंक्शन है, कोई संधि है, वहां पर जितनी भी इलेक्ट्रिक करंट मिलती हैं उन सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। यानी कहने का मतलब है सर्किट की ओर जितनी करंट्स आ रही हैं उनका योग सर्किट से दूर जाने वाली करंट्स के योग के बराबर होगा, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यहां से आप ये बात निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चूंकि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट जितनी आ रही है उतनी ही चली हुई जा रही है, तो इसका मतलब उस जंक्शन पर किसी भी चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, कोई भी आवेश वहां पर संचित नहीं हो रहा है। तो ये संरक्षण किसका होगा, आवेश का संरक्षण। तो हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर हम किरचॉफ का प्रथम नियम क्या लिख लेंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, आशा ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, किरचॉफ के नियम डॉट डॉट परिपथों पर लागू होते हैं। किरचॉफ्स लॉज आर एप्लीकेबल टू डॉट डॉट सर्किट्स। तो आपको बताना है कि किरचॉफ के जो नियम हैं वो किस तरह के परिपथों पर लागू होते हैं। तो दो तरह के परिपथ आपको पता होंगे, एसी सर्किट्स होते हैं और डीसी सर्किट। तो बात करें किरचॉफ्स लॉ की तो ये दोनों तरह के सर्किट्स पर लागू होते हैं, यानी कि ये एसी सर्किट्स पर भी लागू होते हैं और डीसी सर्किट्स पर भी लागू होते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट कैरिंग सर्किट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट कैरिंग सर्किट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेंगे एसी और डीसी दोनों। ठीक है, दोनों परिपथों पर लागू होते हैं। तो इंग्लिश में लिख लेंगे इसे, किरचॉफ्स लॉज आर एप्लीकेबल टू बोथ एसी एंड डीसी सर्किट्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता चल गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th नंबर का क्वेश्चन है, घरों में प्रयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति डॉट डॉट होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट यूज्ड इन हाउसेस इज। तो आपको बताना है कि हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट आती है आखिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो भारतवर्ष की अगर बात करें तो हमारे घर में जो एसी आती है उसकी वोल्टेज तो होती है 240 वोल्ट और उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज। और अगर साइकिल पर सेकेंड में अगर फ्रीक्वेंसी को लें तो उस वहां पर लिखेंगे 50 साइकिल पर सेकेंड। ठीक है, तो साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज एक ही बात है। तो यहां पर घरों में प्रयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति को हम कितना लिखेंगे, 50 हर्ट्ज होती है। अच्छा, इसकी ही तुलना में अगर आपसे कहा जाता कि दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, यानी डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 0 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन है, अचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर डॉट डॉट है। तो आपको ये बताना है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनके रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इंसुलेटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। और अगर हम प्रतिरोध ताप गुणांक के शब्दों में बात करें तो अचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, यानी कि इनका टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, यानी कि कम होगा। तो अचालकों का प्रतिरोध हमेशा ताप बढ़ाने पर घटता है या फिर कम होता है, या फिर इंग्लिश में कहें तो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता होगा कि जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के एक तरह से यहाँ पर डिपेंडेंसी आप बताना चाहते हैं तो R = ml/n E² a वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान डॉट डॉट होता है, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इज डॉट डॉट। तो अगर बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो
प्रत्यावर्ती धारा की पीक वैल्यू होती है, यानी उच्च शिखर मान होता है, उसको डिनोट करते हैं हम आई नॉट से। तो आई नॉट अगर प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है तो तब उस प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है I0 आई नॉट यानी अपॉन √2। ठीक है, आई नॉट क्या है? उस अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू, ठीक है, अपॉन √2। ठीक है, तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ट्रू और फॉल्स टाइप, यानी सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, इसमें 11th नंबर का क्वेश्चन, टोटल सीरीज जो चल रही है आपकी उसमें 11th नंबर का क्वेश्चन है, R1 तथा R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तब तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स R1 प्लस R2, यानी रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्वल्स R1 प्लस R2। तो देखिए, अगर बात करें कि R1 और R2 के समांतर क्रम में होने की, अगर दो रेजिस्टेंस हैं आपके पास R1 और R2 नाम के और वो समांतर क्रम में हैं, तब आपको पता होगा कि तुल्य प्रतिरोध होता है 1/R इक्वल्स 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध R इक्वल्स R1 प्लस R2। तो ये कथन कैसा हो गया? असत्य, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर का क्वेश्चन है, पारा एक अतिचालक है, मरकरी इज अ सुपरकंडक्टर। तो इसका आंसर है हाँ, पारा एक अतिचालक है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि आपको पता है कि पारे को एक निश्चित टेम्परेचर से हम नीचे ठंडा करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 हो जाता है और वो एक अतिचालक की तरह से व्यवहार करने लगता है। ठीक है, यानी कि सुपरकंडक्टर की तरह से बिहेव करने लगता है। तो पारा एक अतिचालक है, ये स्टेटमेंट है आपका ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है ये सत्य है या असत्य, यानी किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये ट्रू है या फॉल्स, आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें किरचॉफ सेकेंड लॉ की, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण की बात वहां पर पूरी तरह से लागू होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगा आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14th नंबर का क्वेश्चन है, किसी चालक की चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है, यानी कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, यहां पर ये कह रहा है कि कंडक्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस की। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी पदार्थ का प्रतिरोध कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। यानी कि उसमें से अगर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास हो पाएगी। ठीक है, तो यानी उसकी चालकता बढ़ जाएगी। और रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो चालकता क्या होगी? कम होगी। यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होने पर कंडक्टेंस कम होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था आपका, इसका आंसर था ट्रू। 15 नंबर का क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा इक्वल्स 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिया गया है, क्या ये सत्य है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि 1 किलोवाट घंटे को अगर आप सॉल्व करें तो 1 किलोवाट की जगह आप लिख सकते हैं 1000 वाट, इंटू 1 घंटे की जगह आप उसे सेकंड में लिखना चाहें तो लिखेंगे 60 इंटू 60 सेकेंड। वहां पर आप उसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 और बगल में आएगा यूनिट जूल। तो देखिए, वहां पर 10⁻6 क्या है? प्लस में है, पॉजिटिव है, लेकिन यहां स्टेटमेंट में पावर में -6 दिया है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा इक्वल्स होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, ये कहता है मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन है।
आपने देखा होगा व्हीटस्टोन सेतु का जब आप सिद्धांत पढ़ते हैं और आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा अपनी लैब में, या फिर अभी जो वर्चुअल लैब चलाई गई थी उसमें आपने देखा होगा कि मीटर ब्रिज के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो उसे आपने देखा होगा वो व्हीटस्टोन ब्रिज के आपको सिमिलर लगा होगा। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज का ही जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो मीटर ब्रिज होता है। ठीक है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखेंगे वो आपको मीटर ब्रिज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा? ट्रू, यानी कि सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 17th नंबर का क्वेश्चन है, चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर कंडक्टर्स इज नेगेटिव। तो अभी कुछ देर पहले मैंने जब एल्यूमिनियम के प्रतिरोध ताप गुणांक की बात की थी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या है, कंडक्टर ही तो हैं, तो वहां पर बताया था कि जो चालक होते हैं वहां पर चालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है आपका धनात्मक। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे चालकों का तो उनका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो इसने लिखा है प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, ये कथन क्या है? असत्य है, यानी कि ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा होता है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18th नंबर का क्वेश्चन है, मेसनर प्रभाव सुपर चालकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या फिर मेसनर प्रभाव अति चालकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मेसनर्स इफेक्ट इज एग्जिबिटेड बाय सुपर कंडक्टर्स। तो ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनमें मेनली आपकी जो है दो प्रॉपर्टी आप बता सकते हैं कि एक उनका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आने पर 0 हो जाता है, साथ ही ये जो आपके मटेरियल होते हैं सुपर कंडक्टर्स उन्हें क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करने पर ये मेसनर इफेक्ट दिखाते हैं। अब मेसनर इफेक्ट क्या होता है, मैंने एक वीडियो आपको एक अपलोड किया है इस चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहां पर आप सुपर चालक पदार्थों के गुण और अनुप्रयोग वहां पर देख सकते हैं। वहां पर मेसनर इफेक्ट को इलैबोरेटेड वे में मैंने बताया है। ठीक है, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी तैयारी भी एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। तो एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, सेक्शन ए को अच्छे से तैयार कर लीजिए, तो एग्जाम में आप पास तो इजीली हो जाएंगे और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।